खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है गाइस, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। काफी बार लोग बाग जो है कमजोर कब होते हैं? कभी सोचा है कि लोग बाग कमजोर कब होते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने कोई गलती करी है तभी वो कमजोर हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस समय पढ़ने का टाइम था उस समय एंजॉयमेंट करी है, और फिर जब अब करियर का टाइम आ गया, जब देख रहे हैं कि सभी उनके दोस्त यार जो है वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पैकेज पे हैं, और हमारी तो लंका लगी पड़ी है, तो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती खुद की है। तो अगर आप आने वाले समय पर अपने आप को हेल्पलेस फील करना नहीं चाहते, अपने आप को हमेशा टॉप पे रखना चाहते हो, और ना ही सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, इस एग्जाम की तैयारी जी जान लगा के करो। सिर्फ 1 से 1.5 साल आपको अपने आप को देना है, कहीं और दूसरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ देखने की जरूरत नहीं। एक बार आपका एग्जाम क्रैक हुआ तो आपको तो छोड़िए, आपके पूरे परिवार को किसी के एहसान की जरूरत नहीं होगी, इतने पावरफुल आप बन जाएंगे। सो गुड आफ्टरनून गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी। तो हम लोग अब सेशन को शुरू करेंगे। सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग कवर करते हैं, और शाम में 4 बजे जो है ये डेली करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास कंडक्ट होती है। एंड स्पेशल क्लास अभी यहाँ पर हो रही है, और कुछ दिनों के बाद स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे कंडक्ट होगी। उसकी लिंक मैं आपको ऑलरेडी मतलब पहले से प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अर्पिता जी पूछ रही है 2023 आग लगा देंगे? बिल्कुल आग लगाना ही है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। 2023 के लिए अगर टारगेट बना के चल रहे हो, एक भी दिन अब वेस्ट करना छोड़ दो। चलिए गाइस, सो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। काफी सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के। तो ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज़ करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को इनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा, और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपये तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है? झासर, JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट इनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। मानव सभ्यता के शुरुआत में था सोने का चलन। सोना मतलब वो सोने की बात हो रही, गोल्ड की बात हो रही है। अभी तो बोलो कि मानव सभ्यता की शुरुआत में लोग सो रहे थे। भैया सोना नहीं है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, राइट? और सोना, अपनी नींद अब धीरे धीरे करके कम करो, राइट? 8-8 घंटे तक सो रहे हैं भाई साहब। 8-8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे 6 घंटे मोर देन इनफ है। 6 घंटे तो मैक्सिमम। 5 घंटे सो, 1 से 1.5 साल क्या दिक्कत है? बाकी टाइम पता पता लगे बोला कि सर ने बोला 5 घंटे सो, और उसके बाद मस्त घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसा भी काम नहीं करना है। सो मानव सभ्यता के शुरुआत में था सोने का चलन। लोग गोल्ड वगैरह पहनते थे, आपको पता ही है कि ज्वेलरीज वगैरह जो है वो पहनते थे। और खुदाई में आभूषणों के साथ हड़प्पा टाउन प्लानिंग के भी मिले साक्ष्य। तो ये एक टॉपिक है गाइस, राखी गढ़ी का। तो राखी गढ़ी जो साइट हम लोग को देखने को मिलती है वो काफी इंपॉर्टेंट साइट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि राखी गढ़ी है कहां पर, तो आपको हरियाणा ध्यान में रखना है। कहां पर है राखी गढ़ी साइट? हरियाणा में है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है वो बन गई है, राइट? और कब से बनी है?
तो 1997 में इसकी खुदाई हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ ने इसकी खुदाई करी थी और इसको फाइंड आउट किया था, राखी गढ़ी को। राइट, तो ये एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। 5000 साल पुरानी ये साइट है और ये तब से लेकर अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक हम लोग को देखने को मिलती है कि ये कंटिन्यूटी में है और इवन इसकी रिसर्च अभी भी जो है वो जारी है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है हरियाणा का राखी गढ़ी, तो गांव में 200 साल पुरानी हवेलियां आज भी मौजूद है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ध्यान में रखो कि राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। ये फैक्ट ध्यान में रखना और अमरेंद्र नाथ इनका नाम ध्यान में रखना, जिन्होंने फाइंड आउट करी थी इस प्लेस को। और साइट जो है वो कहां पर लोकेटेड है, सरस्वती नदी के पास लोकेटेड है ये साइट। और सरस्वती नदी की लोकेशन बताई जाती है कि घाघर नदी से 27 किलोमीटर की दूरी पर। और राखीगढ़ी साइट जो है वो वन ऑफ द 5 आइकॉनिक साइट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020-2021 के दौरान डिक्लेयर किया था। अभी ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 ह्यूमन स्केलेटन के डीएनए सैंपल यहां से कलेक्ट किए गए और उसको जांच के लिए भेजा गया, वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया। और जब इसका रिजल्ट सामने आएगा तो हो सकता है कि हमें पता लगे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं उनके वंश जो है वो कौन है। राइट, इतने हजारों सालों से जो लोग रह रहे हैं, एट प्रेजेंट जो लोग हैं, एट प्रेजेंट जो लोग हैं और मतलब जो पूर्वज हजारों साल पहले यहाँ पर रहते थे, तो वो किस डायनेस्टी के हैं। राइट, उनकी ब्लड लाइन जो है वो किस कौन सी है, यानी कि एट प्रेजेंट कुछ लोगों को जो है वो कुछ लोगों का डीएनए लेकर ये पता लगाया जा सकता है कि राखी गढ़ी में जो लोग रह रहे हैं और आज जो लोग रह रहे हैं तो वो डिफरेंस तो नहीं है, कहीं माइग्रेट तो नहीं हो गई थी पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन तो नहीं आई है। तो इस प्रकार की कुछ स्टडी के बारे में पता लगे, इवन ये तक पता लग सकेगा कि उस समय के लोगों की फूड हैबिट जो है वो किस प्रकार की होती थी। क्योंकि बिकॉज यू गाइज नो अबाउट इट कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए नहीं मैं एग्जैक्टली बोलूंगा जीनोम। जीनोम जो होता है आप चाहो तो लिख सकते हो GENOME, जीनोम। मैं रिपीट करता हूँ, GENOME, जीनोम। इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ये कंप्लीट सेट होता है डीएनए का। और हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर इंफॉर्मेशन इस जीनोम के अंदर रहती है। तो इस जीनोम को स्टडी करके फाइंड आउट आसानी से किया जा सकता है कि एक व्यक्ति की कैसी लाइफस्टाइल है, उसका क्या वजन रहा होगा, क्या हाइट रही होगी, इवन पता है आंखों का कलर तक पता लग जाता है कि क्या है, इसको स्टडी करके, जीनोम को स्टडी करके। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, स्पेशली लोकेशन ध्यान में रखना। और ये न्यूज में ये फैक्ट आया था, बस बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब खालिस्तान के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस, खालिस्तान की कहानी जिसने पंजाब को जला दिया, पीएम सीएम की हत्या कर दी। अब देखिए इतना डेप्थ में हम लोग को नहीं जाना है, आपको खालिस्तान आंदोलन के बारे में एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। खालिस्तान आंदोलन एक अलग सिख राज्य बनाने के लिए किया जा रहा आंदोलन है और इसकी उत्पत्ति पंजाबी सूबा आंदोलन से हुई थी। पंजाबी सूबा मूवमेंट से ये सेपरेट सिख स्टेट के लिए मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था। खालिस्तानियों का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक सेपरेट सिख स्टेट जो है वो तैयार किया जाए। और इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बताया पंजाबी सूबा मूवमेंट से हुई थी। सबसे पहले अकाली दल जो है वो एक सिख डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, सिख बहुल राजनीतिक दल जो है, इनके द्वारा एक अलग सिख सूबा या प्रांत बनाने की मांग की गई थी। तो क्या डिमांड थी अकाली दल की कि एक अलग सिख सूबा या प्रोविंस जो है वो बनाई जाए। राइट, तो ये डिमांड पहले अकाली दल ने करी थी और अकाली दल की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था किसने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। क्या था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर स्टेट बनाना, स्टेट प्रोवाइड कराना। पता है ना आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, कि हमारी कंट्री को जब आजादी मिली थी तब लोगों ने डिमांड किस बात की करी थी, कि क्या डिमांड करी थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। फिर कमीशन स्टैब्लिश हुआ और किस आधार पर स्टेट जो है वो बनाई जा रही थी, लैंग्वेज के आधार पर। राइट, तो अकाली दल की जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी थी इन्होंने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये कहा कि पंजाब जो है, पूरा जो एरिया जो है उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए। एक पंजाबी मेजोरिटी वाला क्षेत्र पंजाब कहलाएगा, हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी वाला क्षेत्र हरियाणा कहलाएगा और एक यूनियन टेरिटरी बनाएंगे चंडीगढ़। कुछ पहाड़ी इलाके थे इस क्षेत्र के, पंजाब क्षेत्र के, जिसको हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। राइट, और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
उसके गेट पर, उसकी दीवारों पर खालिस्तान के झंडे जो है वो किसी ने टांग दिए, और झंडे जो है उसको हालांकि प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो रिमूव कर दिया, राइट। और उसमें कुछ स्लोगन्स वगैरह भी जो है वो लिखे हुए थे। तो बेसिकली खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो दोबारा से भी स्पार्क हुआ है इस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश पंजाब के क्षेत्र में। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये खालिस्तान के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। अभी दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट हुआ। ये बात तो जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट की काफी पुरानी है यार, प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड की ये बात है, जब खालिस्तान मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जब ये शुरू हुआ था तो उस समय इन्होंने, मतलब ये वन डे का मूवमेंट नहीं था कोई भी। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी मूवमेंट जो होता है वो वन डे, सिंगल डे में जो है वो एक्टिवेट नहीं हो जाता है। इट टेक्स टाइम, वो प्रोग्रेसिवली जो है वो एक्टिवेट होता है। कभी भी मेंस के आंसर में लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखना कि एक ही दिन में मूवमेंट शुरू हो गया। मूवमेंट कभी भी एक दिन में शुरू नहीं होता है, राइट। फर्स्ट स्टेट बिल्कुल आंध्र प्रदेश हम लोग को देखने को मिली है। यस, वेरी गुड। चलिए, अच्छा अच्छा, आप लिख रहे हो कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए क्लास, ओके। मुझे लगा खालिस्तान मूवमेंट का पूछ रहे हो आप, ओके ओके, गॉट इट। चलो गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल लेक कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीनगर। श्रीनगर में डल लेक हम लोग को देखने को मिलती है। तो डल लेक को साफ करने का अभियान शुरू है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ही लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है अठवास इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन गाइस ये पूछा जाएगा कि अठवास इनिशिएटिव जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है डल लेक को साफ करने से एसोसिएटेड है ये अठवास इनिशिएटिव, ठीक है। सो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डल लेक को जो है वो पोल्यूशन फ्री करना और उसको रेजुविनेट करना, राइट। और साथ ही साथ अठवास जो है वो एक यूनिक पार्टनरशिप है। यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं, कम्युनिटी जो है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आसपास के सभी लोग आए और डल लेक को जो है वो साफ करें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और इस इनिशिएटिव के तहत डीप वेडिंग और ड्रेजिंग हो रही है, मतलब कि जो पानी के अंदर जो घास वगैरह जो है, ये जो काई वगैरह जो जम जाती है, तो उसको निकाला जा रहा है और कीचड़ वगैरह जो है वो साफ की जा रही है, राइट। और सिटीजन्स के कोलैबोरेशन के साथ ये किया जा रहा है कंडक्ट। तो अठवास इनिशिएटिव समझ में आ गया क्या है। अब इसके अलावा डल लेक के बारे में बात करते हैं। तो इसे समर कैपिटल कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। इट इज नोन एज समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसे इवन ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के ताज में जड़ा रत्न या श्रीनगर का आभूषण भी डल लेक को कहा जाता है। ये लेक जो है गाइस वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशन का। यहाँ पर फिशिंग होती है, यहाँ पर वाटर प्लांट की हार्वेस्टिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेक जो है वो किस वैली पर लोकेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जबारवन माउंटेन वैली पर लोकेटेड है। और यहीं पर ही हम लोग को, यानी कि ये जो वैली जो है वो शंकराचार्य पहाड़ी जो है, शंकराचार्य पहाड़ी, तो इसकी फुट हिल पर हम लोग को देखने को मिलती है। और ये पूरी की पूरी जो पहाड़ी है ये इस लेक को तीनों तरफ से, तीन तरफ से जो है वो घेरती है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और लेक जो है इसके चार मेन इंटरकनेक्टेड बेसिन है। ये है हजरत बल, बोरदाल और गगरीबल और नागिन। तो ये चार बेसिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और फ्लोटिंग गार्डन भी यहाँ पर है, जिसे राड जो है वो नाम दिया गया है, राइट। कश्मीरी में से राड जो है वो कहा जाता है फ्लोटिंग गार्डन्स को। ये भी इसी लेक के अंदर है। और जुलाई और अगस्त के दौरान आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कमल के फूलों के साथ ये पूरा एरिया जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर कमल के फूल जो है वो खिलते हैं, राइट। तो ये फैक्ट है डल लेक से रिलेटेड। और हमने इसके बारे में जो है वो इनिशिएटिव के बारे में देखा। तो ये इनिशिएटिव थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है अठवास, राइट। चलिए, सीएपीएफ पुनर्वास। जो रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज हम लोग को सीएपीएफ के देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव है गाइस, सीएपीएफ पुनर्वास। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है ये सीएपीएफ पुनर्वास। और ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड के थ्रू किया गया है। मेन एम ये है कि जितने भी रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और आसाम राइफल के जो एम्प्लॉइज है, पर्सनल है, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में। यानी कि रिटायर्ड पर्सनल को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर रिक्रूट किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है, एक वेबसाइट भी बनाई है, जो कि हेल्प करेंगी रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं
उनको री एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एक्चुअली क्या होगा कि रिटायर्ड ऑफिशियल अपने पर्सनल डेटा को और इवन किस एरिया में उनका एक्सपर्टिज्म है तो उसके बारे में अपलोड करेंगे, डेटा जो है वो अपलोड करेंगे, ये प्रोफाइल अपनी बनाएंगे इस वेबसाइट में, और प्रोफाइल बनाने के बाद फिर उनको प्राइवेट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो रिक्रूट कर लेंगी। तो इसको लेकर ये छोटा सा इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। चीन करेगा ताइवान पर हमला, चीनी लड़ाकू विमान की ताइवान में घुसपैठ। तो ये बात तो हम काफी समय से, काफी महीनों से देख ही रहे हैं चाइना और ताइवान के रिलेशन के बारे में। और अभी हो ये रहा है कि ताइवान बहुत आस लगा के बैठा हुआ है। कैसी आस लगा के बैठा है? तो ताइवान को उम्मीद है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और पूरे दुनिया भर ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, रशिया को थू थू कर रही है पूरी दुनिया की, अरे यार तुमने तो एक कंट्री को दबा दिया, इस प्रकार से कब्जा कर रहे हो तुम, ये वसूली भाई बने बैठे हुए हो, राइट। तो थू थू की जा रही है रशिया की। तो वैसे ही अगर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अगर हमला कर देता है, उसके ऊपर दबाव डालता है, उसके ऊपर कब्जा करता है इस प्रकार से, तो हो सकता है ताइवान को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो उसको भी जो है वो सपोर्ट करेगी, राइट। तो ये एक न्यूज हम लोग को छोटी सी देखने को मिल रही है। और ये अभी ये भी हुआ है कि ताइवान जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को और वेस्टर्न कंट्रीज को, जो उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, इस उम्मीद में कि कल को अगर वो फंस जाए तो ये सभी कंट्री उसको भी सपोर्ट करें। गाइस एक चीज ध्यान में रखना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और पर्सनल गेम में भी, पर्सनल लेवल की भी मैं बात करता हूँ, किसी के ऊपर आस मत लगाना, किसी के ऊपर उम्मीद मत लगाना। लोग उम्मीद तोड़ते हैं। अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना के रखो। क्या बोला मैंने? कि किसी मतलब ऐसा काम करना ही नहीं है कि हमें किसी का एहसान लेने की जरूरत पड़े। अपने आप को इतना पावरफुल बना देना है कि किसी के एहसान की जरूरत ही ना पड़े। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, पूरा गेम इंटरेस्ट का है। ये यूक्रेन, रशिया, पूरी कंट्री जो है वो रशिया को जो है वो दबा क्यों रही है? इंटरेस्ट। किस टाइप का इंटरेस्ट? जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ोगे ना, तब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तब समझ में आएगा कि किस तरीके का इंटरेस्ट। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और सेम ग्राउंड चाइना के केस में भी बन रहा है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान के ऊपर जो बंदूक जो रखी है ना, ताइवान के कंधे के ऊपर बंदूक रखी है चाइना को चलाने के लिए, सेम ग्राउंड यहां पर भी है। बट आई एम टेलिंग यू कि यूक्रेन के केस में तो सभी कंट्रीज जो है वो आ गई यूनाइटेड स्टेट्स के बैकएंड में, बट ताइवान के केस में नहीं आएंगी। ताइवान के केस में अगर आती भी हैं कि अगर चाइना ताइवान को जो है वो दबाता है, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, आप मेरी बात, साउथ चाइना सी पर ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर दबाव क्रिएट कर रहा है चाइना। क्या कोई कंट्री सपोर्ट में आ रही है? क्या इस प्रकार का आंदोलन बन रहा है जिस प्रकार का यहाँ पे बना? ठीक है, मिलिट्री नहीं हो रहा, मिलिट्री जिस प्रकार से आर्म फोर्सेस जो है वो गई थी रशिया की यूक्रेन के पास, वैसा इस तरीके के इशू नहीं हुए। बट फिर भी क्या किसी कंट्री ने बोला? बोलते भी हैं तो कोई सैंक्शन वगैरह नहीं लगाए जाते, स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते। बट कभी सोचा है कि यूक्रेन के केस में जो है वो क्यों लिए गए? सोचने वाली बात है ये। दिमाग लगाइए, इसके बारे में सोचिए कि यार ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन के केस में जो है वो सभी कंट्री जो है उन्होंने रशिया के ऊपर दबाव डाल दिया। बाकी चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पर, फिलीपींस हो गई, ये सब जो कंट्रीज हो गई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, तो इनके ऊपर क्यों दबाव, जब ये दबाव बना दे तो इनके बारे में क्यों नहीं कहती कंट्रीज? सोचा है कभी? तो इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन आपको लगता है कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे ना कि क्या ग्राउंड है कि सभी की सभी कंट्री जो है वो यूक्रेन के जो है यूक्रेन के सपोर्ट में आ गई? क्या ग्राउंड है? व्हाट इज द बेसिस? और मैंने आपको हमेशा बोला है, इंटरेस्ट को ढूंढो। जहां वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि थोड़ा दिमाग लगाओ। चाइना के केस में कंट्रीज नहीं आने वाली है, मैं दावे के साथ लिखकर कहता हूं। चाइना ने बना लिया है, अपने सपोर्टर्स को क्रिएट कर लिया है। कैसे क्रिएट किया है? दिमाग लगाओ, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, खुले दिमाग से चीजों को देखना है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया है, अपने सपोर्टर्स इकट्ठे कर लिए हैं, छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज को लोन दे दिया है। कल को अगर मसला होगा ना, तो कोई कंट्री चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलेगी, स्पेशली वो जिन्होंने जो लोन के दबाव में है। बोलेगी क्या? गेम है चाइना का। रशिया ये गेम नहीं खेल पाई। रशिया तो ऑलरेडी उलझी हुई थी अननेसेसरली, अच्छी खासी चल रही थी उसकी जिंदगी, वर्ल्ड वॉर के समय पे भी कूद गई थी। वर्ल्ड वॉर को पढ़िए आप ध्यान से, वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा रशिया को का कोई लेना देना नहीं था। अननेसेसरली अपने आप को दिखाने के लिए कह रहे हम भी बादशाह हैं, और जाके कूद गए और पिटाई हो गई। जापान ने भी पीटा था रशिया को। चलिए एनीवेज आगे की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, समझ में आ रहा है, दिमाग बन रहा है, बोला माइंड क्रिएट हो रहा है उस तरीके का। मेन चीज है कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजें दिखनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं आएंगी कंट्री, तो आप लिखिए कि चाइना ने ऑलरेडी अपने प्लान जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। उसने ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज को डेट ट्रैप में जो है वो फंसा के रखा हुआ है। तो अगर इश्यू होगा तो चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल पाएंगी कंट्रीज। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यूक्रेन पर हमले ने ताइवान को सुर्खियों में क्यों ला दिया? तो काफी लोगों का ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से इशू जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वैसे ही पैरेलल में इशू ताइवान और चाइना के बीच में हम लोग को देखने को मिला है। और ताइवान जो है उसने अलर्ट भी रेज कर दिया गया है, भैया बचाओ हमें बचाओ, राइट। चाइना हमारी बारह बजा के रखा हुआ है, तो ये ऐसा करने लगा ताइवान, राइट। अब वो जानबूझ के जो है वो कर रहा है थोड़ा एक्टिंग, जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि जैसे ही किसी को पावरफुल इंसान दिख गया, जैसे होता है ऐसे, जैसे कॉमन मैन देखिएगा, जो कॉमन मैन होते हैं ना, मैं स्पेशली बात करूं जो गरीब लोगों की, एकदम से आपने किसी की थोड़ी सी क्या मदद कर दी, वो और रोने गाने लगेंगे हाथ पाथ जोड़ के, और जिससे कि आप थोड़ी और उनको मदद कर दो, राइट। आप बेचारे बन जाएंगे एकदम से। अरे मैं क्या बताऊं आपको, जिसने मेरे साथ 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, जब मैं उसको कटघरे में देखता हूँ, आप जब देखेंगे उस इंसान को कटघरे में, वो इंसान बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि अभी जज एकदम तेज आवाज में बात करेंगे और वो अभी रो देगा, अभी रो देगा। अरे बहुत नौटंकीबाज होते हैं लोग बाग। तो लोगों से बच के रहो, लोगों को समझो, बच के रहो नहीं, और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करो बस। भाड़ में गए लोग बाग, आपको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, कड़क रहना है। चाइना आर्म्ड फोर्सेस कैरीड आउट अनदर राउंड ऑफ एक्सरसाइजेस नियर ताइवान। चाइना भी हरकती है, चाइना तो है ही हरकती। चाइना ताइवान छोड़िए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है, भैया वो अपनी सबमरीन लेकर ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाता है कई कभी कई बार बिना बताए। ऐसी तो हरकतें हैं इसकी। तो ताइवान बोल रहा है कि मेरे पास में आकर ये बार बार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, बंदूक बंदूक चलाते हैं, डराते हैं, आवाज आती है मेरे पास बहुत ज्यादा, हमें डर लगने लगता है, राइट। तो ये चीज जो है वो अभी ताइवान बोल रहा है। तो चाइना और ताइवान के रिलेशन कैसे हैं गाइस? तो चाइना जो है वो क्लेम करती है ताइवान के ऊपर अपनी वन चाइना पॉलिसी के थ्रू। देखो हुआ ये था, मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। 1949 का समय था, यहाँ पर कुछ लोग थे, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वही दिमाग में सिर्फ चाइना को रखो। चाइना के अंदर लोग बाग थे, बोल रहे थे अरे हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो ऐसे करके लोग चिल्लाने लगे, नेशनलिस्ट लोग चिल्लाने लगे कस कस के। इनका नाम जो है वो कुओ मिंटांग, कुओ मिंटांग या फिर नेशनलिस्ट, ये कस कस के लगे झंडा वंडा फहराने चिल्लाने। वहां से आया चाइना छोटी छोटी आंखों को लेकर। चाइना ने बोला कि बंद करो इनको गाड़ी में, शिप में बैठाओ और उधर दूर आइलैंड पे जाकर छोड़ाओ। तो जितने भी लोग थे जो ये वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो जा रहे थे, भरा इसको गाड़ी के अंदर, शिप में बिठाया, आइलैंड पे छोड़ दिया। चाइना के नजदीक अगर आप वर्ल्ड मैप पे उठाकर देखेंगे चाइना को, तो चाइना में नीचे बिल्कुल आपको जो है वो नजर आएगा थोड़ा सा एक छोटा सा आइलैंड जो है ताइवान। वहां पे इन लोग को ले जाकर छोड़ दिया, और ये तब से वहीं पर ही रह रहे हैं। सेल्फ रूल इनका चल रहा है, ऑटोनॉमस रूल इनका चल रहा है, इंडिपेंडेंट तरीके से रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं, बना रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट। बट चाइना तो बोलता है कि ये तो मेरे ही लोग हैं, मेरे ही आदमी है, जब चाहूंगा तब मैं उनको पकड़ कर अपने अंडर जो है वो बुला लूंगा। और इवन चाइना जो है वो ताइवान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर होगा ही ना यार। अब जो भी जरूरत पड़ेगी ताइवान को, साबुन कंघी वंगी ये सब चीजें, तो चाइना के पास से ही लेना पड़ेगा उसको, बेसिक नीड का सामान। तो ताइवान जो है वो मंगवाता है चाइना से सामान वगैरह, तो ट्रेड भी करता है। उनका 2018 में टोटल ट्रेड जो था
वो दो कंट्रीज के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में $226 बिलियन था, और ताइवान सेल्फ गवर्न डी फैक्टो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहूंगा मैं इसको, टेरिटरी है। और इसने कभी भी अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित नहीं किया है मेनलैंड से। और इसमें अगर आप पीडीएफ देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वन कंट्री टू सिस्टम का फॉर्मूला। बट मैं आपको कहूंगा कि डोंट यूज वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला, क्योंकि वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला जो है वो यूज में लिया जाता है हांगकांग के लिए और मकाऊ के लिए। लिख लो, हांगकांग, मैप में देखोगे हांगकांग को और उसके अपोजिट देखोगे तो आपको मकाऊ नजर आएगी। ये दो टेरिटरीज हैं, हांगकांग और मकाऊ। ये यूनाइटेड किंगडम की हुआ करती थी, यूके की हुआ करती थी। यूके ने इन दोनों टेरिटरीज को, हांगकांग और मकाऊ को, चाइना को जो है वो दिया था कुछ कंडीशन के साथ कि 2047 तक और 2047 और 2049 तक ये जो दो टेरिटरीज हैं ये ऑटोनॉमस तरीके से रूल करेंगी, राइट। बट अभी वो पूरा चाइना ने जो है वो वहां पे करप्शन कर दिया, हांगकांग के अंदर लोगों को करप्ट कर दिया, और अभी हांगकांग के अंदर लोग जो है वो इससे मिलने के लिए रेडी हो गए, चाइना से मिलने के लिए रेडी हो गए। बट वन कंट्री टू सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो हांगकांग और इसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ मकाऊ के ऊपर। और ताइवान की बात करें, चाहे ताइवान हो गया, तिब्बत क्षेत्र हो गया, और कौन सा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं, जिंगजियांग वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आते हैं? वन चाइना पॉलिसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? वन चाइना पॉलिसी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। आप वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर ताइवान को मत रखना, क्योंकि वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही टेरिटरी है, हांगकांग और मकाऊ, ठीक है। तो ताइवान जो है वो अपने खुद के अफेयर्स रन कर सकती है, जैसे कि हांगकांग अपने खुद के अफेयर्स रन कर सकती है, राइट। खुद का उनका पॉलिटिक्स, उनकी खुद के नेता हैं, खुद हिसाब से अपने काम करते हैं, राइट। और प्रेजेंटली ताइवान जो है वो क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना बोलता है कि ताइवान तो मेरी टेरिटरी है, राइट। और ताइवान मना कर देता है, बोलता नहीं हम तो अलग है। फिर चाइना जो है वो ऊपर से रॉकेट फेंकता है, फिर ये बोलता है कि हमारे ऊपर हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फिर रोने लगता है मीडिया के सामने आके। तो इंडिया की पोजीशन क्या है ताइवान को लेकर? भाई साहब हम क्लियर और कंसिस्टेंट है। हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टूरिज्म में है, कल्चर में है, एजुकेशन में है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज करते हैं, बट फिर भी हमने कभी भी फॉर्मल तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए हैं ताइवान से। इंडो ताइवान रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कभी भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई नहीं है। इवन पता है हमने वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट करने से मना कर दिया था। हमने बोला था कि हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये था, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या 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 चीजें लिखी थी आपने? बहुत सारी चीजें लिखी थी यार इस बीच। किसी ने 100 करोड़ की बात लिखी थी, वो 100 करोड़ वाला चीज तो अपन को दिखाई दी। रशपिंदर जी 100 करोड़ कैंसिल कर, क्यों भाई, क्यों 100 करोड़ क्यों कैंसिल कर दिए? 100 करोड़ क्यों कैंसिल कर दिए? तो ये 100 करोड़, अच्छा उम्मीद की बात कर रहे हो आपकी, किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए बेटा, बुला के ले लेंगे। हम उम्मीद नहीं लगाते, हम पावर पे चलते हैं। आप 100 करोड़ कैंसिल की बात कर रहे हो, आपको जहां आपने कैंसिल करवा दी आपको 200 करोड़ देना पड़ेगा। अपना गेम अलग चलता है, मैंने कहा ना कि अपना गेम अलग बनाओ। जब हम 100 करोड़ रुपए वसूल लेने की बात कर रहे हैं प्यार से, तो गुस्से में 200-250 करोड़ रुपए नहीं ले लेंगे। चलो आइए बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में इंडिया के। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके पास जो पीडीएफ आई है जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में थ्योरेटिकल डिटेल भी लिखी हुई है, बट आई एम टेलिंग यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत पॉलिटी से। आपको और कोई सोर्स से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, उस प्रेसिडेंट के चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ना है। क्लियर? सॉर्टेड? तो अभी ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है? तो बताया जा रहा है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर, आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अब लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, राइट। अब यूटी बन गया है, स्टेट जो है वो हट चुका है, अब यूटी जो है वो बन चुका है।
तो जो वैल्यू है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के वोट का जो वैल्यू हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो 708 से जो है वो 700 हो गया है, 708 से 700 हो गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो बाइफरकेट हुई थी जम्मू एंड कश्मीर अगस्त 2019 में, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास 83 असेंबली सीट जो है वो आ गई, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लद्दाख डायरेक्टली सेंटर के द्वारा जो है वो गवर्न की जा रही है, राइट। तो एक छोटी सी अपडेट है जिसको आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। बाकी मैं अगेन रिपीट करता हूं, जो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है जिसके अंदर आपको बकायदा मिलेगा कि प्रेसिडेंशियल वोट के अंदर प्रेसिडेंट को जब का वोटिंग सिस्टम जो होता है तो वो किस तरीके का होता है, उसमें इलेक्टोरल जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कौन लोग प्रेसिडेंट के वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो पूरी चीज जो लिखी हुई है वो कहां पर लिखी है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर, आप उसको रेफर करेंगे और कहीं से भी किसी भी सोर्स को जो है वो नहीं देखेंगे, राइट। और बाकी जो स्टूडेंट अपने महक जी, रशविंदर जी, अर्पिता जी, आप लोग को तो क्लियर है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जीएस के बैच में पढ़ चुके हो, पूरा अच्छे से क्लियर है ना कि प्रपोजर कितने होते हैं, सेकेंडर कितने होते हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, +1 वाला फिगर, और ये एमपी और एमएलए के वैल्यू, क्योंकि एमपी और एमएलए दोनों इसके अंदर रहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, तो इनके जो वोट्स होते हैं तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, एवरीथिंग इज क्लियर ना। इस चीज में डाउट बिल्कुल मत रखना, जो मैंने नोट्स जो है वो आपके अलग से मार्क डाउन करवाए थे तो उसको बिल्कुल अच्छे से करके रखना, क्योंकि बिल्कुल भी अभी ये समय नहीं है बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का, कंफ्यूजन है तो मुझे अलग से बताना, फिर भी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। वेरी गुड। भाई साहब ये जो मंकी पॉक्स है ना, इसने 12 बजा रखी है लिटरली, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बैंड बज रही है लोगों की मंकी पॉक्स के कारण। ये स्मॉल पॉक्स का ही है सिनेरियो, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, छोटी माता बोलते हैं ना मेरे ख्याल से स्मॉल पॉक्स को, आई थिंक छोटी माता का नाम जो है वो दिया जाता था स्मॉल पॉक्स को। तो फ्लू जैसे लक्षण दे सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस का संकेत है ये। तो जाने इंसानों में कैसे फैल सकती है ये बीमारी, तो हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स वायरस है गाइस, ये हम लोग को वायरस जो देखने को मिलता है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है, और ये क्या है, जो वेरियोला वायरस जो है, वेरियोला वायरस, तो उसी का जीनस ये हम लोग को देखने को मिलता है, वेरियोला वायरस के अंदर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आता है, और इसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है। और एक वैक्सीनिया वायरस भी है जिसका मतलब उपयोग जो है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के दौरान किया जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस का ही भाई, आप कह सकते हो कि उसका भाई है, राइट। और स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए उसकी वैक्सीन बनना बंद हो गई है। तो इसलिए आज की डेट में मंकी पॉक्स वायरस जो है उसको खत्म करने के लिए भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, अगेन वन इंपॉर्टेंट इशू, राइट। मंकी पॉक्स जो है वो जोनोसिस हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जोनोटिक वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हुई है इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में, राइट। और मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट हो चुका है स्क्विरल में, यानी कि गिलहरियों में, चूहों में, राइट। कुछ प्रजाति बंदर की है उनमें ये डिटेक्ट हुआ है। मंकी पॉक्स के कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स में सिम्टम्स आते हैं, राइट, बॉडी के अंदर छोटी छोटी फुंसियां जो हो जाती हैं, राइट, तो वैसे हाथ पैर में, तो वैसे ही सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, इवन पूरे शरीर में हो जाती हैं। और वैक्सीनेशन जो है स्मॉल पॉक्स को खत्म कर चुकी है 1980 में, और मंकी पॉक्स जो है वो अभी भी हो रहा है, और ये कौन सी कंट्रीज में, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज में हो रहा है। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ अथॉरिटी जो है उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं कुछ केसेस मंकी पॉक्स के, और पहला रिकॉर्ड हम लोग को मंकी पॉक्स वायरस का यूनाइटेड किंगडम में जो देखने को मिला था वो 2018 में देखने को मिला था। क्लियर? क्या डाउट लिख रहे हैं? स्मॉल पॉक्स तो माता होती है ना। हाँ ये अरे भाई साहब क्या तो कहानी है, मतलब मैंने बोल दिया स्मॉल पॉक्स, मैंने बोला स्मॉल पॉक्स जो है वो मंकी पॉक्स का भाई है, तो भाई साहब लिखा यार, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ सकता हूँ, ये एग्जाम नजदीक है इसलिए अभी समझ सकता हूँ, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे फिर इसको, ये माता है तो मंकी पॉक्स मामा है, हैं?
मंकी बॉक्स को मामा बोल दें? ठीक है, चलो। अब ध्यान देना गाइस, हम लोग बात करेंगे एक केस के बारे में। हुआ ये है यार, अभी रिसेंट पास में एक केस देखने को मिला कि केरला के अंदर एक बच्ची एक रेस्टोरेंट में गई, 16 साल की बच्ची। इसने चिकन शॉर्मा खाया और चिकन शॉर्मा खाने के बाद उसकी डेथ हो गई फूड पॉइजनिंग के कारण। सोचिए, इसलिए भाई साहब किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, बहुत सोच समझ के देख कर जाओ। कौन बोल रहा है देखो, एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो ठेले से समोसा उठा के खा लेता है, बस समोसा दिख जाना चाहिए उसको। कभी कभी मैं ऐसे एकदम खतरनाक टाइप के ज्ञान देता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अरे यार, ये मैं खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए मैं बता भी देता हूँ कि मैंने भाई ये अपन से ना फॉलो हो पाए। बिल्कुल गोलगप्पे की अगर अपन बात करें, अभी मैं बीच में गया था एक जगह पे, वो फुल्की होती है ना गोलगप्पे खाने, है ना? तो वहां पर एक भैया थे, वो बोल रहे थे यार भैया पसीना बहुत आ रहा है, मतलब आप ही को पसीना आ रहा है क्या? तो मैंने कहा हाँ, वो पानी में नमक जो है वो ज्यादा हो रहा है। बेचारे एक गुस्से में एक अंकल ने मुझे देखा था, पता है? और वो एक अंकल और उनके साथ दो दीदियां और थी, वो छोड़ के चली गई। होती ये देखो, छी कैसी बात जो है वो कर दी इनने। मैंने कहा वो बिल्कुल पसीने वाले हाथ से ऐसे पोंछ के हाथ डाल के अंदर एकदम आए, हाय लो, मस्त खिलाया जा रहा था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक इसी प्रकार से एक जर्म होता है, एक हम लोग को जर्म देखने को मिल रहा है, इसका नाम है शीगेला। शिगेला, तो शिगेला कीटाणु है, जर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये जो जर्म है, ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलता है, और इसके कारण डेथ हो गई है एक बच्ची केरला के अंदर। तो ये शिगेला जो है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का पूरे दुनिया भर में। और ये इन्फेक्शन जो होता है शिगेला के कारण, उसके कारण डायरिया होता है, इवन ब्लडी डायरिया होता है, फीवर हो सकता है, स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, मतलब ऐंठन टाइप की चीज हो सकती है पेट में। और ये डिजीज जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से। और इसमें ठीक होने का एक ही तरीका है, एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स दिया जाए, राइट? हाँ, उस दिन महक जी जो है वो खा रही थी ना काजू किशमिश वाले समोसे, वो भी गर्मी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना बज गया भाई? चलो 5 बजे एक मीटिंग है, फटाफट निपटा है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट के थ्रू पता लगाया गया है कि बहुत तेजी से पूरी दुनिया भर में चिड़ियाओं की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली पब्लिश हुई है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की एक इंपॉर्टेंट साइंस पब्लिकेशन है। और हाईलाइट इस रिपोर्ट की क्या है, तो 48% चिड़ियाओं की जो प्रजाति है पूरे दुनिया भर में, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या जो है उसमें गिरावट आ रही है। और इंडिया के अंदर लगभग 80% प्रजाति जो है वो उसमें गिरावट आई है, उनके नंबर्स में गिरावट आई है। और लगभग 50% प्रजातियों की संख्या तेजी से जो है वो घटती जा रही है। इसके अलावा 57% नॉर्थ अमेरिका में जो प्रजाति है उसमें भी डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और ऑलमोस्ट 3 बिलियन चिड़ियाएं 1970 से 3 बिलियन चिड़ियाएं इनका लॉस हो गया, डिक्लाइन हो गई, यानी कि मिल ही नहीं रही है। और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर हम लोग को यूरोपियन यूनियन में देखने को मिल रही है। लगभग 378 प्रजाति में ओवरऑल डिक्रीज हम लोग को देखने को मिला। उनकी ब्रीडिंग बर्ड की अगर हम लोग बात करें, जैसे होता है ना कि जो बर्ड जो ब्रीड करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, तो उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है, राइट? तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिला है, रिप्रोडक्टिव इशूज, राइट? तो ऐसी स्टडी भी जो है वो सामने आई है। और इन सब चीजों के पीछे का क्या कारण है, तो सबसे पीछे का सबसे बड़ा कारण तो आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा जो उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? चिड़िया कहाँ पे रहती है? पेड़ पे रहती है। हमने क्या कर दिया? पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, राइट? अपने घर बना लिए, रोड बना लिया, मॉल बना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ वगैरह को काट रहे हैं, अब वही तो उनका घर है। तो आप उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर कर रहे हो। भाई घर ही नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करेंगी, है कि नहीं?
तो ये एक चीज इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल पार्टनरशिप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि चिड़ियाओं को प्रोटेक्ट करना, चिड़ियाओं का संरक्षण करना, और उनके जो घर हैं, उनका जो हैबिटेट है उसका संरक्षण करना। और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज यूके के अंदर देखने को मिलता है। राइट, तो ये एक फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेरे को पेट दर्द हो जाता है गोलगप्पे से, आई अवॉइड। नमक वाले सबको कोरियर कर। ओम ये भैया रील बहुत देखी जा रही है, पढ़ाई की जगह रील देखी जा रही है। दर्राटे हैं, बहुत दर्राटे काट रही हो हैं। ओम फो, बेटा इतना रील ना देखा करो। हाँ यार, ये पढ़ते नहीं है यार, ये लोग मस्ती करते हैं और मेरे को मस्ती करने के लिए बुला लेते हैं। अभी रिवीजन क्लास ये करवा रहे हैं मस्ती करने के लिए सिर्फ। चलो आ जाओ। ठीक है, माहौल अच्छा बना रहना चाहिए, माहौल हेल्दी रहे तो मजा भी आता है। अच्छा बेटा, झूठ है। चलो आ जाओ। नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हटा दिया है नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस को। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये कुछ चार्जेस हैं। अब किस टाइप के चार्ज है उसको हम लोग समझेंगे। देखो क्या होता है, अब आप पहले इस चीज को समझो सिंपल शब्दों में कि बात किसकी हो रही है। टेलीकॉम की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको फोन लगाता हूं, तो सबसे पहले मेरा फोन जो है वो क्या होगा, फोन सिग्नल देगा नियरेस्ट टावर को, है ना। नियरेस्ट टावर के बाद पास एक सिग्नल जाएगा और उस टावर के थ्रू सैटेलाइट पे सिग्नल जाएगा। फिर सैटेलाइट के थ्रू जो है वो आपके नियरेस्ट टावर के पास जो है वो सिग्नल आएगा और आपके नियरेस्ट टावर से आपके पास जो है वो कनेक्ट होगा फोन। यही होता है ना, यही चीज रहती है। अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेट करती है, यही इनका एक प्रिंसिपल होता है। राइट, सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरी चीज जो है वो ऑपरेट होती है कि नहीं। अब ये सब सैटेलाइट का जो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन जो चल रहा है ये फ्री में तो आता नहीं है, ये फ्री में तो होता नहीं है, इसके चार्जेस होते हैं। और इसके चार्जेस जो है वो कौन चार्ज करती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चार्ज करती है, तो ये वाली चीज भी जो है वो आपको पता है। राइट, एक मिनट रुकना। बात समझ में आई। तो डीओटी जो है वो ये चार्ज जो है वो लेती है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ये सब चार्जेस जो है ये हटा रहा है। राइट, क्यों ये सब चार्जेस जो है वो हटा रहे हैं डीओटी की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। राइट, क्योंकि अभी क्या हो गया, ये सब चार्जेस के कारण, स्पेक्ट्रम चार्जेस के कारण, और आपको पता ही है कि ऑलरेडी काफी इशू जो है वो चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर के बीच में स्पेक्ट्रम चार्जेस वगैरह को लेकर। राइट, तो ये न्यूज आपने पहले भी जो है वो पढ़ी होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि डीओटी ने अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। पहले ये 21 लाख रुपए एक ट्रांसपॉन्डर पर चार्ज करते थे, 21 लाख रुपए एक ट्रांसपॉन्डर पर एनम। 36 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए 21 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे, जो कि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसमें रेडियो सिग्नल जो है वो रिसीव होता है और ट्रांसमिट करता है दूसरे सिग्नल को। तो ये ट्रांसपॉन्डर ट्रांसमिटिंग डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, एजीआर, यस एजीआर चार्जेस। राइट, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका है। तो ये इशू ऑलरेडी चल ही रहा था, तो अभी इन्होंने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसको चार्जेस को जो है वो वेव ऑफ कर दिया है। राइट, हटा दिया है। राइट, और एनओसीसी की बात कर लेते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की। तो इसे क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर। किस पर्पस के लिए, कि जो सैटेलाइट जो धरती पर, यानी कि ये जो ट्रांसपॉन्डर जो धरती पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सैटेलाइट के रिसीवर्स वगैरह, ग्राउंड सेगमेंट, राइट, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जिसको आप बोल सकते हो। तो ये जो क्षेत्र, ये जो सेंटर है, ये जितने भी ऐसे रेडियो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने वाली जितनी भी डिवाइस है उनको कंट्रोल करती है ये। राइट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं ये जितने भी जो ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह जो होते हैं। राइट, और किस पर्पस के लिए, सैटेलाइट्स वगैरह
जो ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती है उसको ऑपरेट करने के पर्पस के लिए या उसके मैनेजमेंट के पर्पस के लिए। बात समझ में आई कि एनओसीसी क्या काम करती है? और सिंपल शब्दों में समझ लो, आप ये मान के चलो कि एक ऐसा सेंटर है, वो यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस लगी है हमारे कंट्री के अंदर, जितनी भी डिवाइसेस जो कि सैटेलाइट के डेटा को रिसीव कर रही हैं और ट्रांसमिट कर रही हैं, तो उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करने का काम एनओसीसी का होता है। क्लियर? सॉर्टेड? बात समझ में आ गई? चलो एक मिनट रुकना गाइस। हेलो, हाँ शेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं 15 मिनट रुक जाओ, बस मैं क्लास फिनिश करके आता हूँ। हाँ? ठीक ठीक है भाई, ठीक। चलो, सो देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार में बड़ी कमी, प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हुई, फैमिली सर्वे में वजह भी पता चली। तो अभी बेसिकली गाइस एक रिपोर्ट सामने आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया की है ये डिक्लाइन हो गई है, 2.2 से 2.0 हो गई है। किसी को पता है कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है और एक हेल्दी टोटल फर्टिलिटी रेट का नंबर क्या होता है? किसी को पता है? क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। देखो सिंपल शब्दों में, एक पर्टिकुलर वुमेन अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जितने बेबीज को बर्थ दे सकती हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक वुमेन अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जितने बेबीज को बर्थ दे सकती हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ऑन एन एवरेज सबसे हेल्दी जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो 2.1 का होता है, जिसमें पॉपुलेशन जो होती है वो रिसाइकल हो जाती है। राइट? मतलब कि 2.1 अगर रेट है तो इसका मतलब ये है कि जितना भी जो डेथ रेट होगा और जो बर्थ रेट होगी वो बैलेंस होगी। राइट? वो किसी भी कंट्री के लिए बर्डन के तौर पर जो है वो नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। द हेल्दी फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1। सो ये चीज देखी गई कि 4th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट हुआ 2015-2016 में, और 5वां जो है वो कंडक्ट हुआ 2019 से 2021 में। राइट? तो इस बीच में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2.0 जो है वो हो गया, यानी 2.0 हो गया। राइट? अब बताया जा रहा है कि ये इंडिकेशन ये है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 ही ऐसी स्टेट इंडिया के अंदर है जहां पर रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी का है 2.1 का, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 2.1 जो है वो एक हेल्दी रेट होता है। ये रिप्लेसमेंट लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सिर्फ 5 ही स्टेट ऐसी हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से ज्यादा है। जैसे बिहार की बात करें 2.98, मेघालय की बात करें 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17। और ये भी रिपोर्ट के अंदर पता लगा कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या होता है? बर्थ जब हॉस्पिटल्स में होता है। देखिए गाइस, हमारी कंट्री के अंदर आपको ये भी पता है कि अनसेफ तरीके से जो है वो बेबीज के बर्थ होते हैं, अनसेफ तरीके से। राइट? कई सारी जगहों पर, गांव में काफी सारी जगहों पर लोग हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं, राइट, डिलीवरी के लिए, बेबी डिलीवरी के लिए, वेरियस रीजंस के कारण। बट ये चीज अच्छी हुई है कि हमारी कंट्री के अंदर ये भी बढ़ा है, ये इंक्रीज हुआ है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ 79% से 89% हुआ है। गांव क्षेत्रों की बात करें तो 87 बर्थ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो डिलीवरी हो रही है बच्चों की वो इंस्टीट्यूशन में हो रही है, हॉस्पिटल्स में हो रही है, और 94% अर्बन एरियाज में। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट, तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन, तो इसको टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कि एक महिला अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में जितने बेबीज को बर्थ देती हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कहा जाता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें गाइस, तो ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है पूरे इंडिया में। और सभी के सभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और साथ ही साथ जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई। राइट? तो ये चीज, इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। इसमें कुछ नए एरियाज हैं जिस पर स्पेशल फोकस किया जाता है, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन,
चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी कि बच्चों को टीका लगाए कि नहीं लगाए, राइट, बच्चों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स, राइट, कि बच्चों का न्यूट्रिशन कैसा है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, राइट, तो इस चीज पर फोकस किया जाता है कि बच्चे जो है उनकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन है, राइट। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह, इसके अलावा अल्कोहल और टोबैको की यूज को प्रिवेंट करना है तो इस पर भी डेटा सामने आता है। इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड भी सामने डेटा होता है, हाइपरटेंशन जिसके कारण आप देखिए आज की डेट में हार्ट अटैक के केसेस वगैरह हम लोग को जो देखने को मिला, तो ये वो सब चीजें भी रिकॉर्ड करता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, राइट, जो 15 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं तो उनमें ये सब अगर प्रॉब्लम्स है तो ये सब चीजें रिकॉर्ड करता है। ये कुछ नए एरियाज है जो फोकस में रखे गए हैं। और हर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर दो स्पेसिफिक गोल होते हैं, एक तो एक एसेंशियल डेटा, एक अच्छा डेटा प्रोवाइड कराना जिससे कि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी कि आगे चल के आप लोग पॉलिसीज बना सके बेटर इन डेटा का उपयोग करते हुए, राइट। और दूसरी चीज होती है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर हमें सटीक जानकारी मिल सके, प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो उसका मिल सके। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि भारत और चीन, इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये क्या है और क्यों रहता है दोनों देशों के बीच तनाव। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है गाइस, अब हम इसको समझते हैं। आप जानते हैं गाइस कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने इवन ये तक कहा है कि हम लोग जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं एलएसी पर, जो हॉटलाइंस है उसके माध्यम से हम चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज आर्मी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि बॉडी पुशिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्टॉप हो जाए, यानी कि हम धक्का मुक्की जो है वो ना करें, चीजों को शांति से जो है वो ले, राइट, टैकल करें। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 2020 में चाइनीज आर्मी जो है वो यहाँ पर एलएसी के पास आकर खड़ी हो गई थी और जिसके कारण क्राइसिस हो गए थे बहुत बुरे। लद्दाख वाला केस आपको पता होगा, राइट, लद्दाख में क्राइसिस हो गए थे। जो पैंगोंग सो लेक हम लोग को देखने को मिलती है वहां पर इश्यूज होना शुरू हो गए थे, राइट। तो ये सब चीजें आप जानते ही ऑलरेडी। तो ये जो एरियाज है लद्दाख वाले एरिया, तो कुछ समय पहले वहीं पर ही पूरे केसेस जो है वो हुए थे, आमने सामने आर्मी जो है वो आकर खड़ी हो गई थी। इवन इससे पहले भी 2017 में डोकलाम का इशू हमें देखने को मिला था। भूटान चाइना इंडिया का जो जंक्शन है, जो एरिया भूटान का, चाइना का और इंडिया का है, ये वाला क्षेत्र, डोकलाम वाला क्षेत्र, तो वहां पर 73 डेज तक इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक साथ आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में एक ही बार वॉर हुआ, वो 1962 में वॉर लड़ा गया, बट टेंशन लगातार बार बार बहुत बार हमें देखने को मिली, राइट। और जैसे ही कभी भी मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री के साथ छेड़खानी करोगे, इश्यूज क्रिएट करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है, हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी चाइना के साथ जो है बिगड़ने लगता है। सेम कंडीशन विद पाकिस्तान ऑल्सो, राइट, टू यू गाइस नो अबाउट इट। इसके अलावा ये चीज बताई जाती है कि हम सिर्फ बातचीत करके ही चीजों को संभाल सकते हैं, यानी कि एक ही तरीका है चीजों को संभालने का, वो है बातचीत करके चीजों को संभालना। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू इन 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 योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, अगर आपके किसी के साथ कोई ग्रजेस है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, आपको लड़ना झगड़ना नहीं है यार, फाइट नहीं करना। यू आर नॉट इन अ पोजिशन, यू गाइस आर वेरी मैच्योर और आगे चल के आप ऑफिसर्स बन रहे हैं, आपको किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, मारपीट जो है वो नहीं करना है। बी मैच्योर, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ बात खराब हो गई, बातचीत करके रिजॉल्व करो, करनी है तो, वरना फिर बातचीत मत करो, छोड़ो। बट लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन मैन नहीं हो आप कि लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, रिक्शे वाले नहीं हो, झुग्गी वाले नहीं हो कि लड़ना झगड़ना है, मारपीट करना है। मारपीट करने का टाइम चला गया, वो बचपने वाला कॉलेज वाला टाइम था। नाउ इट इज नॉट द टाइम कि अपन को मारपीट करनी है। इट इज द टाइम कि जेब में होनी चाहिए ऑफिशियल बंदूक और सामने बैठा होना चाहिए जिससे लड़ाई हुई, और उसके सामने निकाल के रखो बंदूक, या फिर साथ में खड़े होने चाहिए अपने दो बंदूकधारी ऑफिसर और मस्त टांग फैला के बैठो। वो बोला हाँ भाई क्या बोल रहा था तू, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, समझे। तो ये होता है मेन गेम। मैं ये नहीं कहता कि दबना है किसी से, हाथ जोड़ना है, हाथ नहीं जोड़नी है, दबना भी नहीं। एक बार हाथ जोड़ लो ठीक है, जाने दो सामने वाले को कि चल छोड़ यार, बट हरकत करे तो सीधे निकलनी चाहिए ऑफिशियल रिवॉल्वर। फिर बोलना चाहिए क्या बोल रहा था, चल भाग यहाँ से, निकलो, फटो, ये, समझे। चलिए, तो इंडिया की अप्रोच की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया जो है
इसने डेवलप कर ली एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इंडिया हैज डेवलप्ड ए स्ट्रेटेजिक पेशेंस, क्योंकि इतने समय से इश्यूज चल रहा है, तो हमने एक पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो डेवलप कर लिया। इंडियन फोर्सेस जो है वो चाहती हैं स्टेप बैक होना, बट वो सिचुएशन डेवलप ही नहीं होती। हम मुड़कर जाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग, इनको लगने लगता है कि हम डर गए, ये हम लोग को और दबाने लगते हैं। क्योंकि दुनिया है ना यार, चाहे वो चाइना की बात करो, इंडिया की बात करो, यूएसए की बात करो, दुनिया है, हर तरह के लोग एक ही प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आप एक कदम पीछे ले रहे हो तो उनको लग रहा है कि सामने वाला डर गया। एक कदम पीछे लेकर शेर उछक के पंजा मारता है। तो कदम पीछे लेने का मतलब ये नहीं है कि आप डर गए हो, कई कबार कदम पीछे ले लेने चाहिए। आज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके साथ आज की डेट में कोई चू चपाट करे, कदम पीछे ले लो, बोलने की जरूरत नहीं, बकवास करने की जरूरत नहीं, एक पर्चे में लिख लो उसका नाम और साइड में रख दो। फिर जिस दिन सिलेक्शन होगा वो पर्चा खोलना और एक एक करके सबका हिसाब करना। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी हिसाब करना भूलते नहीं है, बट सही वक्त पर, सही वक्त पर खेलोगे तब आएगा मजा, समझे? सो रेगुलर आउटलाइन एक्सचेंज होती रहती है, रेगुलर बातचीत होती रहती है हमारी चाइनीज आर्मी के साथ, और वही सब चीजें कि जिससे कि हम सिचुएशन को ठीक कर सके, टैकल कर सके। अब देखिए, इंडिया और चाइना, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इंडिया और चाइना जो है वो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी 3400 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की पूरी जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, और इसको पॉपुलरली मैकमोहन लाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है। हेनरी मैकमोहन जो ऑथर है, उन्होंने डिमार्केट की थी, तो दैट्स व्हाई उन्हीं के नाम पर जो है ये रखी गई है बाउंड्री, राइट। और 1913 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस करी थी, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके बीच में? इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में, राइट। इसमें मेन फोकस जो है वो किया गया था कि तिब्बत अपनी बाउंड्री जो है वो मार्क करे। फिर बाद में जाकर हुआ ये कि तिब्बत जो है कब्जे, मतलब ये समय जो है वो 1913 का है, जिस समय तिब्बत, इंडिया और चाइना ये सेपरेटली जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। बट बाद में आकर क्या किया कि चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। 1957 का समय था, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया स्काई चिन के क्षेत्र को, और वहां पर एक रोड बना दी। और फिर 1957 में जब चाइना जब तेज चला, तो उसके बाद 1962 में लड़ाई हुई, वॉर हुआ, और वॉर के बाद जो बाउंड्री बन गई उसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो आपको टाइमलाइन जो है वो क्या ध्यान में रखनी है? मैं तो कहूंगा आप 1957 से टाइमलाइन ध्यान में रखो। 1957 में जैसे ही अस्काई चीन के क्षेत्र चाइना ने अपने कब्जे में लिया, 1962 में लड़ाई हुई, इंडिया चाइना के बीच में युद्ध हुआ, वॉर हुआ, और वॉर के बाद फिर जो हम लोग को देखने को मिला कि जो ग्राउंड रियलिटी जो बची कि हाँ भाई किसके क्षेत्र में कौन सा कंट्रोल है, वो जो रियलिटी जो थी उसको हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बना दिया। तो ये है हमारी बॉर्डर, ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड। चलिए अब बात कर लेते हैं कोल गैसिफिकेशन के बारे में। अब जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर फोकस करना, जहां पर मैं जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करना है। तो कोल गैसिफिकेशन, हमें मेनली सिनगैस कैसे बनती है इस पर काम करना है, और कोल गैसिफिकेशन कैसे बनती है इस पर काम करना है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब कोयले को हमें गैस में बनाना है। अरे आपको पता है एक चीज कि पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म है, एलपीजी जो है वो गैसियस फॉर्म है, पता नहीं वाली बात आपको? भाई सिलेंडर हमारे घर पे होता है वो गैसियस फॉर्म है, और पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म है। अब ये मान के चलो कोल गैसिफिकेशन में कोयले को अब गैस में बनाना है, राइट, कोयले को गैस में कन्वर्ट करना है। और गैस में जो चीज होती है वो कम कॉस्टली होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन उसको करना काफी इजी होता है, सस्ता पड़ता है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, उसमें मदद करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इसने प्रपोजल रखा है कि 50% कंसेशन दिया जाएगा कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसमें कि जो भी कंपनी है जिनको टेंडर मिला हुआ है, वो कंपनी जो है जैसे कि कोयला निकालती है, माइनिंग की आपको पता होगा कि कोल ब्लॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये टेंडर निकलता है कोयले का। तो जो भी ये कंपनीज होती हैं जिनके पास जो है वो कोयले का टेंडर होता है, और जो कंपनी कोल गैसिफिकेशन में इन्वेस्ट कर रही है या कोल गैसिफिकेशन खुद से कर रही है या करवा रही है, एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10%, तो ये 50% का रेवेन्यू शेयर जो है कंसेशन इनको मिल जाएगा, इन कंपनीज को मिल जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर सरकार ये प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोल गैसिफिकेशन की एक्टिविटी हो, ज्यादा से ज्यादा सिन गैस बने, क्या बने? सिन गैस बने। तो जो भी ये टेंडर वाली जो कंपनीज है, उनकी खुद की है या किसी उनकी जो सब्सिडरी है या एफिलिएट है या एसोसिएट है, तो वो अगर कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफेक्शन पर काम कर रहे हैं, या अपने कोयले को बेचकर कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफेक्शन करवा रहे हैं,
और कंडीशन ये है कि आपका जितना टोटल कोयले का प्रोडक्शन है उसका 10% अगर आपने कोल गैसिफिकेशन में दे दिया तो आपको 50% का कंसेशन जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी। ये प्रपोजल जो है वो रखा गया किस पर्पस के लिए, कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो एक न्यूज थी, बट हमें ध्यान में रखना है कोल गैसिफिकेशन के बारे में क्या होता है। ध्यान से सुनो बात को गाइस, कोयले को जलाने से बेटर है, मैं ये नहीं कहता कि कोल गैसिफिकेशन टोटली ग्रीन गैस है, टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसमें भी एमिशन होता है, इसमें भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू कोल को जलाना गैसिफिकेशन इज बेटर। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आइए, जो प्रोसेस है क्या है, सिन गैस को बनाने की प्रोसेस। कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें क्या बनाना है, सिन गैस बनाना है। सिन गैस, सिंथेसिस गैस या कई बार सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। तो इस गैस का जो मिक्सचर है वो ये मिक्सचर याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस यानी कि मीथेन CH4 और वाटर वेपर। तो ये चीज, ये 5 चीज जो है वो मिलाकर, ये 5 चीज का जो मिक्सचर है वो क्या बनती है, वो सिन गैस बनती है। क्या बनती है, सिन गैस बनती है। 5 चीज का मिक्सचर ध्यान में रखना। ये कैसे होता है, तो गैसिफिकेशन के दौरान कोयला जो है वो जब जलाया जाता है, इसको ऑक्सीजन और स्टीम, स्टीम मतलब भाप, और ये स्टीम कैसे बनती है, आपको पानी को गर्म करना होता है तब ये स्टीम बनती है। तो आपने क्या किया, कोयले को जलाया, हाई हीट हाई प्रेशर में उसको स्टीम दे रहे हो और उसको ऑक्सीजन दे रहे हो। और जब ये स्टीम और ऑक्सीजन कोयले को मिलती है हाई हीट और हाई प्रेशर में, तब उस समय गैस जो बनती है, गैस जो, क्योंकि कोयला जलेगा तो गैस बनेगी, और जब आप इसको स्टीम में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब बनाओगे और फिर जो गैस जो है वो निकल के आएगी, तो वो जो गैस जो होती है वो सिन गैस होती है। इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो कोयले के ऑक्सीडाइज वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दौरान जो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सिन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बात कुछ समझ में आई आपके कि कैसे सिन गैस बन रही है। सिंपल प्रोसीजर, कोयले को जलाना है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और स्टीम के कांटेक्ट में, तो इससे ये सिन गैस बन जाएगी। इसके बेनिफिट क्या है भाई, आप गैस को सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। कोयले को ट्रांसपोर्ट करना महंगा होगा, गैस को ट्रांसपोर्ट करना सस्ता होगा। लोकल पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो, और कोयले को जलाने से बेटर जो है ये गैस, कोल गैसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें चिंता वाली बात क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टीम, इसमें स्टीम लेना होता है। अब स्टीम कहां से निकलती है, पानी को गर्म करोगे तभी तो स्टीम निकलेगी, भाप निकलती है ना, पानी गर्म करते हैं तभी तो भाप निकलती है। तो ये वाटर इंटेंसिव फॉर्म है एनर्जी प्रोडक्शन का, इसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होगा। इवन पानी कंटामिनेट भी हो सकता है। जहां पर आप कोयले को रखोगे, जहां पर ये पानी होगा, तो क्वाइट पॉसिबल कि ग्राउंड वाटर तक जो है वो कंटामिनेट हो सकता है, राइट। दिस इज द केस। और इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है कोयले का, और दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया के पास हम लोग को देखने को मिलता है। और मेनली हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से कोयले को। और रीसेंट रिफॉर्म्स की बात करें कि अभी जो सुधार किए गए हैं कोयले के सेक्टर में, तो आप जानते ही हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर को जो है वो 50 ब्लॉक्स ऑफर किए हैं। कमर्शियल माइनिंग जो है वो कोयले की अलाउ कर दी गई है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो हमने लिबरलाइज कर दिया, इजी कर दिया, जिससे कि और भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो। और कोल ब्लॉक जो है वो ऑफर किए गए प्राइवेट कंपनी को ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, राइट, इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन हमने कोल इंडिया कोल माइन से जो है वो कंडक्ट करवाया, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। क्लियर। अब बात करेंगे ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून, तो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो 16 मई 2022, 16 मई 2022 टोटल लूनार एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण जो है वो हुआ था साउथ अमेरिका पे, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका पे, और कुछ यूरोप और अफ्रीका के पार्ट में हम लोग को चंद्र ग्रहण देखने को मिला था। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब हो रहा है गाइस, किस चीज को हम लोग बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया, जिस समय, जिस समय चांद दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण किसको बोलेंगे हम लोग, जिस समय चांद नहीं दिख रहा है। लूनार एक्लिप्स तो मुझे पता है कि लूनार एक्लिप्स होता है, बट जहां पर चांद नहीं दिख रहा है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण हो गया। चांद जो है वो छुप गया है, राइट, चांद के ऊपर ग्रहण लग गया है। तो ये सेकेंड एक्लिप्स था, लूनार एक्लिप्स था इस साल का, 2022 का। इससे पहले अप्रैल 30 को या फिर 1 मई को जो है वो हुआ था पार्शियल सोलार एक्लिप्स हम लोग को देखने को मिला था।
और इस समय पहला ब्लड मून 2022 का हमें देखने को मिला, पहला ब्लड मून जो जो कि क्लियरली विजिबल था, ब्लड मून, यानी कि आप अगर मून को देखेंगे तो मून जो है वो आपको रेड कलर का जो है वो दिखाई दे रहा था, रेड कलर का। अब मून रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लाइट के कितने कलर्स होते हैं? एक व्हाइट लाइट है, उसके कितने कलर्स होते हैं? सूर्य से जो लाइट निकल के आती है उसके कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। विब्योर, राइट, यू गाइस नो अबाउट इट। अब रेड लाइट जो होती है वो हमारे ट्रैफिक सिग्नल पे क्यों लगाई जाती है रेड लाइट? क्योंकि उसकी वेवलेंथ काफी दूर तक रहती है। भाई आपको दूर से ही वो रेड लाइट दिखाई दे देती है, इसलिए रेड लाइट लगाते हैं ना, वेवलेंथ के कारण। अब ये रेड कलर जो है वो क्यों दिखाई दिया मून का? उसकी वजह ये है कि जब प्रॉपर तरीके से जब लाइट, क्योंकि देखो लाइट अवेलेबल है, बट एक ऑब्जेक्ट पर जब पूरी लाइट नहीं पड़ पा रही है प्रॉपर तरीके से और वो ऑब्जेक्ट दूर है, बट वो ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है रेड कलर से, इसका मतलब साफ है कि उस पर आधी अधूरी लाइट पड़ रही है, उस पर पूरी लाइट जो है वो नहीं पड़ पा रही, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दूर है और वो डिमिनिश तरीके से रेड कलर का जो है वो दिखाई देता है। जब जब सूर्य उगता है और या फिर ढलता है तब हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है ना, ऑरेंज कलर का तो प्रॉपर नहीं दिखाई देता, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो हम लोग को दिखाई देता है। दिस इज द केस। तो थ्योरी पे आइए, तो ये टोटल लूनार एक्लिप्स है क्या? तो मून यूजुअली जो है वो डीप डार्क और रेड कलर का हो जाता है, डीप डार्क रेड कलर का, राइट, यूजुअली इस समय पर, जिसको हम लोग टोटल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, लाइट चमकती है उस पर, दैट हैज पास थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, जो लाइट धरती के एटमॉस्फेयर से पास हुई है वो उस पर जाकर पड़ रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर पर जब लाइट चलती है, मूव करती है, तो रिफ्रैक्शन होता है एक लाइट का जो है। जैसे लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ये साइंस में बड़ा है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप पानी के अंदर, ग्लास के अंदर एक लेजर को जो है वो डालेंगे तो लेजर जो है वो अपनी हल्का सा शिफ्ट नहीं हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगा? वैसे ही एटमॉस्फेयर में हम लोग को वेरियस गैसेस देखने को मिलती हैं, तो लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर से होते हुए जब रिफ्रैक्शन होता है, तब जब लाइट जाएगी, तो जब रिफ्रैक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो जब एट द एंड जब लाइट टकराएगी तो वो तो सबसे फारदेस्ट वेवलेंथ की होगी, और जब सबसे फारदेस्ट वेवलेंथ की होगी, सबसे दूर दराज की वेवलेंथ की होगी, तो वो राइट ही तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, कि नहीं करेगी? रेड रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। सो टोटल लूनार एक्लिप्स जो है वो कब होता है? जब मून और सन जो है एग्जैक्ट opposite the side of earth on, moon and sun are on exact opposite the side of earth, मतलब कि धरती के अपोजिट में हम लोग को मून और सन जो है वो नजर आता है। मतलब कुल मिलाकर ये मून दिखाई नहीं देगा, राइट। हम धरती से मून को देखेंगे, दिखाई नहीं देगा मून, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड बाय इट इज रेड, ब्लड ब्लड मून इसे क्यों कहते हैं? तो रेड कलर, इट इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, और सनलाइट जो है, लाइट जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर से ट्रेवल हो रही है, और सनलाइट वेरियस कलर से बनी होती है, टोटल 7 कलर विब्योर, जिसके बारे में आपको पता है, और सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और डिपेंडिंग ऑन द वे दे ट्रेवल थ्रू अवर एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से जिस तरीके से ये ट्रेवल करती है उस हिसाब से हम लोग ये अलग अलग कलर देखते हैं। सन जो है और स्काई की अगर हम बात करें, राइट, उसके डिफरेंट कलर हम लोग को नजर आते हैं सनराइज में और सनसेट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो बताया। अब ब्लू कलर है और पर्पल कलर है, इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और एटमॉस्फेयर पर ये फैल जाते हैं, इसलिए हमें स्काई जो है वो इंकी कलर का नजर आता है, राइट। स्काई ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं ना, स्काई ब्लू, ये ब्लूइश टाइप का कलर, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ के कारण, क्योंकि ये लाइट के अंदर स्कैटर हो जाते हैं, कम वेवलेंथ के होते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। और रेड और ऑरेंज कलर जो होते हैं वो हाईएस्ट वेवलेंथ के हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये पास कर जाते हैं एटमॉस्फेयर से बिफोर इट बेंड्स और रिफ्लेक्टेड अराउंड द अर्थ। ये पास करते आते हैं एट दी एंड, क्योंकि रिफ्लेक्ट, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, शॉर्ट वेवलेंथ है तो वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब लॉन्ग वेवलेंथ है तो वो आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसलिए वो विजिबल होगी, वो नजर आएगी। तो ये चीज यहां पर जो है वो बताई जा रही है। और सुपर मून क्या होता है? द टाइम व्हेन मून क्लोजेस्ट टू द अर्थ, उसको सुपर मून बोलते हैं, जब मून धरती के काफी नजदीक है, इसलिए वो बड़ा सा दिखाई देता है, और एट द सेम टाइम इट्स फुल साइज इज कॉल्ड सुपर मून, राइट।
एंड बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ, धरती के नजदीक होने के कारण मून जो है अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा नजर आता है, राइट, धरती के नजदीक होने के कारण। और एक टिपिकल ईयर में 2 से 4 फुल सुपर मून हम लोग को देखने को मिलते हैं, और 2 से 4 सुपर मून जो है वो न्यू सुपर मून हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। तो चलिए, ये लास्ट टॉपिक था गाइस। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आप बिल्कुल इस कोर्स को जो है वो लें, और 1 से 1.5 साल तक सब कुछ छोड़कर बंद जाए बस, क्योंकि इस कोर्स में प्रॉपर तरीके से आपको टास्क देकर आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है, प्रॉपर रूटीन में जो है वो आपको रखा जाता है, और काफी मजा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोर्स जो है वो हम लोग का ऐसे ही है कि यार बस आए गए, पढ़ाए गए, मस्ती कर ली, मतलब चले गए। तो ये सब कुछ होता है इस कोर्स के अंदर, ये मान के चलिए। और पूरा प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा, हर एक चीज आपका एक चार्ट बनेगा। और इस बार तो हम और कुछ नई नई चीज जो है वो करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो जिनको भी कोर्स लेना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 पे। और बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है, यस, कंटिन्यूटी इज द मेन थिंग, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोर्सेज के माध्यम से हम आपको कंसिस्टेंट रखते हैं, ठीक है। चलो गाइस, अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।